जय हिंद। आज के पहले हम नंद वंश तक पढ़ चुके थे। इसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सलाह पर घनानंद की हत्या करके और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 345 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। इसके बाद ये जब छोटे से थे तो कहीं गाय भैंस चरा रहे थे, यानी चरवाहे का काम कर रहे थे। और एक जैसे कोई टीला टाइप का था, कोई गिरा हुआ घर था, पुराना घर गिरा था, तो वहां ये कई बच्चे थे और चरवाहे का काम मतलब गाय भैंस चरा रहे थे। वहां कुछ घास उगी थी, गाय भैंस इनकी चर रही थी और ये लोग कई बच्चे मिलके खेल खेल रहे थे। तो वहां एक टीला निकला हुआ था, टीला मतलब एक पत्थर निकला हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त जो थे, तो ये उसी पे बैठ के बच्चों का न्याय करते थे। मतलब जो दो बच्चे झगड़ा करके आते तो ये उसी का न्याय करते और बहुत अच्छा न्याय करते थे। तो वहीं से कहीं चाणक्य जा रहे थे। चाणक्य ने देखा कि ये तो बहुत दिमागदार बालक है, ये राजा बनने की योग्य है। क्योंकि चंद्रगुप्त एक शूद्र, ऐसा लिखा गया है कि ये शूद्र प्रजाति थे से। और राजा पहले कौन हुआ करते थे? क्षत्रिय। लेकिन ये शूद्र प्रजाति थे। फिर भी चाणक्य इनको ले आए और इनको पढ़ाया लिखाया। और पढ़ाने लिखाने के अलावा इन्हें बचपन से ही हल्का 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 जहर दिया करते थे। जहर मारने के लिए नहीं दिया करते थे, इसलिए दिया करते थे कि शरीर एब्जॉर्ब कर सके, और अगर कोई जहर दे भी तो ये मरे ना। क्योंकि ये शरीर ऐसा किसी ने बनाया है, जिसने भी इसकी रचना की है वो बहुत दिमाग से की है, बहुत सटीक तरीके से की है। जिस हिसाब से इसको ढालेंगे उसी हिसाब से ये ढल जाएगी। मतलब ये कच्ची मिट्टी है, आप इसको जैसे रख के पका देंगे वैसे ये पक जाएगी। उसके तो चंद्रगुप्त ने इन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर देना स्टार्ट किया और इनके शरीर उस जहर को अब्जॉर्ब करने लगी, ताकि कोई इनको जहर भी दे राजा बनने के बाद तो ये इनको कुछ हो ना। और इनको ले आए, पढ़ाई लिखाई और परिपक्व बनाया। उसके बाद मगध पर शासन करा दिया। यहां तक तो आप जानते ही हैं। जब मगध पर शासन हो गया तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य। मगध पर शासन करने के बाद इनके प्रधानमंत्री चाणक्य बने। और चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक राजा के लिए क्या क्या जरूरी बातें होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, क्या कैसे कैसे कूटनीतियां करनी चाहिए, कैसे कैसे रणनीतियां करनी चाहिए, सब कुछ टोटल लिखा है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वह हम देख लेते हैं। ये अर्थशास्त्र जो है, इसमें चाणक्य ने एक राजा के लिए 4 कूटनीतियां होनी जरूरी समझा है। क्या? पहला साम। पहला साम। दूसरा क्या है? दाम। तीसरा क्या है? दंड। और चौथा क्या है? भेद। पहला साम, दूसरा दंड, दूसरा दाम, तीसरा दंड, चौथा भेद। सुने तो ये 4 वर्ड सब लोग होंगे, अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी सब लोग करते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं ये शब्द किसने दिया था और किसने लिखा था। तो ये शब्द चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में साम दाम दंड भेद का वर्णन किया है। साम मतलब क्या होता है? बातचीत करने की चतुराई। एक राजा में वो चतुराई होनी चाहिए जो कि वो किसी से भी बात करके उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। एक राजा में ये चतुराई होनी चाहिए। तभी तो पहले के राजा 10-10 20-20 रानियां रखा करते थे। आज तो एक क्या 2 हो जाएं। अभी देखो, दोनों के बीच में पहले राजा मरेगा, उसके बाद दोनों खुद लड़ भिड़ के मर जाएंगे। ये हालत आज है। लेकिन पहले के राजाओं में इतनी चतुराइया बात करने की होती थी कि वो लोग झगड़ा भी नहीं करती थी। देखिए दशरथ दशरथ की 3 रानियां थी, तीनों कितने प्यार से रहती थी, जैसे तीनों बहन हो। तो उन राजाओं में बोलने की चतुराई होनी चाहिए, यानी साम होना चाहिए, बोलने की चतुराई होनी चाहिए। उसके बाद आता है दाम। दाम तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। कुछ लेने जाते हैं तो दाम पूछते हैं, क्या रेट है इसका, क्या दाम है। घर वाले पूछते हैं, दाम पूछ लेना, पहले दाम पता कर लेना। तो दाम का मतलब होता है रुपया, मनी। अगर एक राजा के पास रुपया नहीं है तो वो खत्म है, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे इमरान खान को देख लीजिए, इमरान कितना खान कितना दुर्भिक्ष और श्रीलंका कितना गरीब, कोई है ही नहीं। वो
कहीं इससे कर्जा, कहीं उनसे कर्जा, कहीं उनसे। और कर्जा किस लिए मांगता है? जो पुराना कर्जा लिया है उसका ब्याज भरने के लिए, पुराने कर्जे का ब्याज भरने के लिए वो कर्जा इधर और मांगता फिरता है। यार वैसा राजा क्या मतलब? अब कुछ दिन पहले अपने प्रधानमंत्री जी यूएनओ में गए थे, तो उन्होंने पहले, वहां का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि उस टाइम का होता है, तो मोदी जी ने पहले हाथ जोड़ा, उसके बाद अपना स्पीच शुरू किए। तो प्रधानमंत्री जो वहां के हैं थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो थे वो भी गए थे। वो ऐसे कुर्ता झाड़े गए, काले काले कुर्ते में, उसके बाद सीधा अपना बकबकाना शुरू कर दिया, भौंकने लगे। तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान के वीडियो बनाया यूट्यूब पे, उन्होंने कहा देखो, मतलब जब प्रधानमंत्री जी ऐसे हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा देखो ये माफी क्यों मांग रहे हैं। उनको इतना ही समझ है कि ये माफी मांग रहे हैं, अरे पागल, ये हमारे देश की संस्कृति है जिसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन कौन समझाए उनको। चलिए, तो एक राजा के पास दाम, रुपया खूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुपया। अगर रुपया जितना है, जैसे चाइना, चाइना से हम एक ही मामले में पीछे हैं, रुपए के मामले में। क्योंकि चाइना ने देखा, जब जनसंख्या तो हमसे ज्यादा है, चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, और जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, लेकिन जनसंख्या को मार के काट के खत्म तो नहीं कर सकते ना। जो बढ़ गई है वो बढ़ गई, उससे कम होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, दो तो करेगा ही यार, 7-8 अब वही कर रहे हैं जिनके पास कहीं भी शिक्षा का अभाव, बिल्कुल शिक्षा का अभाव है, वही कर रहे हैं। लेकिन एक दो तो हो ही रहे हैं, तो कम तो होगा नहीं। अगर दो ही हो रहे हैं, दो के दो हो रहे हैं, तो कम तो नहीं होगा। लेकिन जिसके एक हो रहे हैं तो किसी के 3 भी हो जा रहे हैं, तो कम तो नहीं होने वाला। तो इसी ने चाइना सोचा कि हम अपनी जनसंख्या को ही अपनी विकास का आधार बना लेंगे। और जैसे आज अपने भारत में हर चौराहे पे कोई केंद्र बना हुआ है, सिलाई सिखाएंगे और सारी शिक्षाओं को मतलब देने के लिए ढेर सारी कलाएं सिखाते हैं, वहां खेल कूद और सिलाई कढ़ाई पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। वैसे वो जो चाइना था, वो ऐसे जगह जगह नहीं खोला, वो 10-20 जिले में एक खोला। क्योंकि उसने कहा कि प्यासा पानी के पास आता है, पानी कभी प्यासे के पास नहीं जाता। और एक 10-20 जिले में एक खोला, और उसके बाद लोगों को वहां बुलाया और उसे व्यवस्थित ढंग से दिखाया, सिखाया, और लोग वहां एकदम परिपक्व हो गए सीखते सीखते। उसके बाद लोग विदेशी कंपनियों से कहा आप मेरे यहाँ आइए और कंपनी लगाइए, मेरे यहाँ सस्ते में और अच्छे वर्कर मिलेंगे। मतलब वो लोगों से कहता था आप कोई भी एक काम सीखिए, अगर नहीं सीखेंगे तो आप समझ लिए मार दिए जाएंगे। क्योंकि वहां ये सिस्टम नहीं है कि अगर वोट देंगे तो 5 साल के लिए बने हैं, अगली बार जीतना है, नहीं तो कैसे जीतेंगे, जनता को परेशान करेंगे। वहां ऐसा नहीं है। शुक्र है हम लोग अच्छे देश में हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ अच्छा किया, लोगों को एक एक काम बहुत अच्छे ढंग से सिखाया। उसके बाद लोग गए, जिसको पेंट आता था वो पेंट कर रहा है, जिसको लोहा काटने आता था वो लोहा काट रहा है, जिसको नाली बनाने आता था नाली बना रहा है, घर बनाने आता था घर बना रहा है। उसी प्रकार विदेशी कंपनियां गई और उन्हें अच्छे वर्कर मिले। क्योंकि चाइना में लोग लगभग 10 घंटे काम करते हैं, अपने यहाँ 6 घंटे में 300 रुपया 400 रुपया मजदूर खोजते हैं और काम भी नहीं कर पाते। वहां लोग एकदम अच्छे से जानते हैं काम को करना। उसके बाद 10 घंटे काम करते हैं, 7 से 7 बीच में 2 घंटे का लंच होता है। उसके बाद सुबह 7 से शाम 7 तक करते हैं। और वो लोग लंच में क्या खाते हैं पता नहीं, क्या लकड़ी वकड़ी सब बजा के मुर्गा उर्गा चमगादड़ उमगादड़ खाते हैं। तो विदेशी कंपनियां गई, टेस्ला कहाँ गई? वहां चाइना गई। और कार कहाँ बेच रही है? इंडिया वालों को बेचती है। मतलब चाइनाओं को, चाइनीज को भी बेचती है, लेकिन इंडिया में बेचती है। और कंपनी कहाँ लगी है? चाइना में। वहां के लोग वहां काम करते हैं, लोगों को रोजगार कहाँ मिला? चाइना में मिला। तो मतलब वहां के लोग एकदम कुशल हो गए। उसके बाद इसी प्रकार वो हमसे ज्यादा पैसे वाला हो गया, और हम यही इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं लगभग 70% युवा, 70% युवा आजकल नशे में चूर है। उसको सबसे बड़ी शान बुलेट लेके निकलना और बिना मेहनत के खाना और पिता के बल पे घूमना, क्योंकि आपका पिता नौकरी कर रहा है यार, आप भी किसी के पिता बनोगे। लेकिन नहीं समझते आज के युवा, मेहनत ही नहीं करना चाहते। अगर किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ ले, कोई जरूरी नहीं वो पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ लिख के सब लोग नौकरी नहीं पा सकते। कोई भी एक क्षेत्र पकड़ लीजिए, चाहे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और पैसे अर्न करिए। अभी देखिए, अभी हमारा देश 5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर है, और अभी 95% युवा मेहनत करने लगे। दिन में 12 घंटे मेहनत करने लगे, बस 12 घंटे। 12 घंटे में आप अपना 4 घंटा 8 घंटा सोए, 4 घंटा चाहे जो करे, मौज मस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कुछ मर्जी करे, केवल 12 घंटे मेहनत करने लगे। अभी 5 ट्रिलियन नहीं, 50 ट्रिलियन चला जाएगा हमारा भारत, और मुझसे आगे कोई भी नहीं होगा।
भारत देश से आगे अमेरिका, चाइना कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखी थी कि इंडिया के लोग लिखना नहीं चाहते, इतने आलसी हैं कि इंडिया के लोग लिखना नहीं चाहते, और वास्तव में इंडिया के लोग लिखना नहीं चाहते। आप बैंक में जाकर देख लीजिए, कोई भी विड्राल फॉर्म भरना हुआ तो वो इनसे बोलेंगे आप भर दीजिए महोदय, आप भर दीजिए। अरे यार, खुद लिखना सर, देखो एक बार पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं सोचता, जिसको आता भी है नहीं आता है वो भी। लड़कियां तो अक्सर अगर पहली बार गई होंगी 5% लड़कियां खुद भरती है, बाकी वो खुद भरती ही नहीं। तो इसी प्रकार चाइना हमसे पैसे में आगे हो गया, बाकी और किसी चीज में आगे नहीं है। क्योंकि हमारे देश की पूरी लगभग राजस्थान और राजस्थान में थोड़ी बहुत जमीन छोड़ दी जाए और वही थोड़ी पहाड़ी एरिया, तो उसके बाद सारा जमीन उपजाऊ है। हम सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश बिहार का जमीन उपजाऊ है, जो गंगा के किनारे वाला है, और वहां पर तो लगभग 50 से 60% जमीनों में पहाड़ है। वो लोग कैसे जीते खाते हैं वही जाने, इतनी जनसंख्या लेके। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, यहाँ इंडिया वाले मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए गरीब हैं हम लोग, इसलिए विकासशील हैं, विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम 5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर हैं, फिर भी केंद्र में कोई आ गया है, कुछ संभल रहा है हमारा। उसके बाद होना चाहिए दंड। दंड का अर्थ होता है सैनिक। क्या? सैनिक। अगर किसी के पास सेना नहीं होगी तो वो राजा नहीं, उस राजा का कोई औकात नहीं है, उस राजा की कोई भी औकात नहीं है जिसके पास सैनिक नहीं है। क्योंकि कोई इधर से आके बजा के चला जाएगा, कोई उधर से आके बजा के चलाएगा, आप खुली हुई ढोल हो जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि पुराने घरों में ढोल ऐसे खूंटी पे टांगी होती है, जो खपड़े के घर होते हैं। आजकल तो खपड़े के घर बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जिनके पास ढोल होती है और खपड़े के घर, तो खूंटी पे टांगी होती है। इधर से बच्चे आते हैं तो इधर से बजा के चले जाते हैं, उधर से आते हैं उधर से। इसी प्रकार अगर आपके पास सेना नहीं है तो आपको भी लोग बजाते चले जाएंगे। और उसके बाद होता है भेद। भेद का मतलब, जैसे आज की रॉ है ना, अपने देश की रॉ, तो वो अन्य देशों में अपने अपने दूध छोड़े हैं, उसके लोग विदेशों में रहते हैं, वो वहां की जानकारियां देते रहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी क्या राजनीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं। ये जानने के लिए गुप्तचर होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले के राजा गुप्तचर भी रखा करते थे। तो ये 4 चीजें चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक राजा के लिए। इसके अलावा कुछ और भी लिखा है, 2-4 चीजें, जिसमें है एक प्रधानमंत्री होना अनिवार्य है। क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एक राजा, जो कि अगर उसको चढ़ा दिया जाए, जैसे जब यूरोपियन कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, तो उसने उनसे फारसी भाषा में बात की, तो वो एकदम खुश हो गए कि ये तो विदेशी है, अंग्रेजी बोलना जानता होगा, ये हमसे फारसी भाषा में बोल रहा है। तो वो एकदम खुश होने लगे। उसके बाद वो एक फोटो बनवा के लाया था, किसकी? जहांगीर की, उनको खुश करने के लिए। उसने उनको दिया और भेंट स्वरूप, और कहा महोदय मैं आपके साथ शाम का भोजन करना चाहता हूं। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता, मतलब जहांगीर के जो कर्मचारी थे वो कला बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। तो जहांगीर दोपहर में आया, मिला, शाम तक जहांगीर ने सेम उसी टाइप की एक तस्वीर तैयार करा दी, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे कलाकार हैं। सेम उसी टाइप की एक तस्वीर प्रस्तुत करा दी और रख दी। तो जब शाम को आया भोजन करने के लिए कैप्टन हॉकिंस, तो उसने जहांगीर ने कहा कि देखो ये इस तस्वीर में से तुम कौन सी तस्वीर लेके आए थे। तो जहांगीर ने कहा, नहीं, कैप्टन हॉकिंस ने कहा, वो जानता था कि मैं कौन सी तस्वीर लेके आया था, लेकिन फिर भी जानकर वो उनकी वाली तस्वीर को बताया कि साहब शायद मैं ये लेके आया था। दोनों में कंफर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन शायद मैं ये लेके आया था। तब जहांगीर हंसा अरे तुम नहीं पहचान पाए तुम कौन सी तस्वीर लेके आए थे, इतनी ज्यादा विकसित कला है हमारे अंदर। और वो इतना खुश हो गया कि उसको कंपनी खोलने की इजाजत दे दी और हमारा देश गुलाम हो गया। तो यही होते हैं गुप्तचर, होना बहुत जरूरी है। वो आया, दिमाग लगा के चला गया। आज भी लोग दिमाग लगाते हैं, खैर अब नहीं होंगे, हम लोग इतने होशियार हो चुके हैं। तो ये 4 चीजें चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी है। उसके बाद कोष होना चाहिए। कोष का मतलब वही पैसा होना चाहिए। बस इतनी चीजों को चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में लिखे हैं कि एक राजा के पास होना चाहिए। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म 345 यानी 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? जब ये मगध पर शासन करने लगे तो इनके प्रधानमंत्री हुए
चाणक्य, जिनकी सहायता से ये मगध पर शासन किए थे, मगध को जीते थे। तो इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य को क्या क्या कहा जाता है? चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, आप देखे होंगे एक अभी बच्चा था जिसे गूगल बॉय या कौटिल्य पंडित के नाम से जाना जाता था। क्योंकि उसे क्यों कौटिल्य पंडित की उपाधि दी गई? क्योंकि कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त भी, ये चाणक्य भी बहुत ज्ञानी थे और वो उसको भी नॉलेज अच्छा था, वो हर क्वेश्चन आपको बताता था। तो और चाणक्य को इन तीनों नामों से जाना गया। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये लगभग 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व, 345 में इनका जन्म हुआ था। 322 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा ये उल्टा चल रहा है, ईसा पूर्व है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में। तो 322 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध हुआ। किससे? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से इनके युद्ध हुआ और खूब कूचे ये सेल्यूकस कूचे। और इनकी बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। उससे ब्याह कर लिए, कार्नेलिया से ब्याह कर लिए और इसको इनको खूब कूच कांच के खदेड़ दिए। तो उसके बाद ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके साथ एक और आदमी आया था जो इसका दूत था, कि उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था, इसको सेल्यूकस निकेटर यही छोड़ गए अपनी बिटिया की देख रेख करने के लिए, कि हमारी बिटिया ठीक ठाक से राजा के साथ रह रही है कि नहीं। तो ये मेगास्थनीज यही था और यहाँ के रहन सहन को देखकर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जानकारी मिली है और इनकी राजधानी के बारे में भी जानकारी मिली, इनके राज्य के बारे में जानकारी मिली। लेकिन अगर आपको प्राचीन इतिहास में किसी विदेशी स्रोत से अगर सबसे अच्छा ज्ञान लेना है, सबसे अच्छी जानकारी लेनी है, तो वो है इंडिका। अगर भारत के बारे में सबसे अच्छे विदेशी स्रोत किसी कोई है तो वो इंडिका है। विदेशी स्रोत का मतलब जो विदेश के लेखक भारत के बारे में लिखे हैं उसे विदेशी स्रोत कहते हैं। तो इंडिका है। इंडिका में इसने, मेगास्थनीज ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कार्नेलिया से इनकी शादी हुई थी, तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें दहेज भी दिया था। दहेज में क्या दिया था? काबुल, कांधार, हीरान, मकरात। काबुल, कांधार, हेरान और मकरात नामक आज इनको दहेज में दिए थे। आज नई प्रथा नहीं है कोई दहेज की, बहुत पुरानी है, जो कि नहीं होनी चाहिए यार। एक बाप जो होता है ना, वो बेटी पैदा करने से डरता है, क्योंकि ये दहेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए ये होती। एक माँ अपने पेट काट काट के, और जिस दिन बच्ची का जन्म हो जाता है, खैर एडवांस फैमिली या क्रीमी लेयर फैमिली के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के पास तो कुछ नहीं होता है इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके घर जब एक बेटी का जन्म होता है तो उनकी माएँ अपने पेट से काट काट कर उस बच्ची के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने लगती है कि मेरी बेटी की शादी होगी यार। लड़कों के लिए कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें दहेज नहीं देना होता भाई। आपकी जितनी औकात है उतनी हाई फाई से जाइए, जितनी औकात नहीं है ना जाइए। लेकिन लड़कियों में फिक्स पहले रेट हो जाता है कि मैं अपने लड़के को इतने रुपए में बेचूंगा, आपकी मर्जी हो तो आप खरीदिए, ना मर्जी हो तो यहाँ से चले जाइए। इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, ये महोदय ये इसी टाइम से ले रहे थे। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत प्रतापी राजा थे, उनका नाम आज भी लिया जाता है, शौक से, गर्व से लिया जाता है। तो काबुल, कांधार, हिरान और मकरात 4 साम्राज्य इन्हें दहेज में मिले। पर इन्होंने जब युद्ध जीता था सेल्यूकस निकेटर को, तो इन्होंने लगभग 500 हाथियां इनको दी थी। क्या? 500 हाथियां इनको दी थी। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियां दी थी। उसके बाद जब, अब फिर इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है कि राजा जब निकलते थे जनता के बीच, तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। शोभा यात्रा का मतलब, जैसे आप आज देखते होंगे कहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कहीं और कोई जा रहा है, तो पहले रास्ते को साफ कराया जाता है और एक यात्रा के साथ जाते हैं। उसी प्रकार शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उसके बाद ये राजा जब चलते थे बाहर, तो इनके चारों तरफ हाथी और घोड़े जो सोने और चांदी से सुसज्जित होते थे, उन पर सैनिक बैठकर चलते थे। और ये हथियार बंद औरतें इनके चारों ओर होती थी। कौन? हथियार बंद औरतें। मतलब हथियार बंद मतलब हथियार में बंद नहीं, बक्से में बंद नहीं। इनके पास अच्छे अच्छे हथियार, स्टेट गन हुआ करते थे औरतों के पास, और वो इनकी सुरक्षा के लिए चलती थी। और ये राजा जब थे,
जब भोजन किया करते थे राजा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट लिखा है इंडिका में, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सम्राट शब्द का यूज किया है। तो जब सम्राट चलते थे तो इनके चारों तरफ स्त्रियां होती थी, और क्या लेके, सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्त्रियों में वो खुद से लड़ती झगड़ती हैं। चाणक्य की ये रणनीति रही होगी कि स्त्री बॉडीगार्ड इसलिए हुआ करते थे क्योंकि स्त्रियां खुद से, लड़की के लड़की से नहीं पटता है, लड़कों से बहुत पटता है, इसीलिए इनको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़कियां रखी जाती थी। ये चाणक्य की नीति थी और वही इनकी सुरक्षा करती थी। क्योंकि आप देखे होंगे इंदिरा गांधी को उन्हीं का बॉडीगार्ड मार दिया था, तो ऐसा ना हो इसलिए चाणक्य उसी समय होशियार थे, ये स्त्रियां रखते थे। और ये जब चलते थे तो कुछ सैनिक इनके बगल बगल में पेड़ लेकर चला करते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की शौक थी, एक छोटे छोटे पेड़ लेकर चलते थे जिसपे सिखाए हुए कुछ तोते बैठे रहते थे, और एक एक दो दो करके इनके सर पे मंडराया करते थे, घुमा करते थे उड़ उड़ के। ये सिखाए हुए तोते हुआ करते थे। और मेगास्थनीज ने इनकी राजधानी के बारे में लिखा है, किसमें, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यहाँ जो होते थे महल, वो 2 मंजिल या 3 मंजिल की लकड़ी के बने होते थे। किस चीज के, लकड़ी के महल बने होते थे, 2 या 3 मंजिल के। उसके बाद जो राजा का महल था ये भी लकड़ी का बनाया हुआ था और उस पे पत्थरों से सुसज्जित किया गया था। राजा का महल को पत्थरों से सजाया गया था। और जो राजा जिसमें, और ये सम्राट जो थे इनकी इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि ये एक रूम में 2 रात नहीं सोते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइफ अलग अलग ही रूम में सोए, लेकिन बदल बदल के सोया करते थे। जैसे आप देखेंगे आज के नरेंद्र मोदी जी का जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनकी ड्यूटी कब है उनके पास और कब वो हटा दिए जाएंगे। उन बॉडीगार्डों को आम लोगों से बात करने की परमिशन नहीं होती है। उन्हें पर्सनल लाइफ खो देना होता है। मतलब वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो किसको देख रहे हैं कब, इसलिए वो काला चश्मा लगाए होते हैं कि वो कब किसको देख रहे हैं किसी को पता ना चले। वो क्या कर रहे हैं किसी से कोई मतलब ना हो। उनको खुद ही नहीं पता होगा कि मेरी ड्यूटी कब तक है, कब लगेगी, कब जाएगी, कब हटेगी, किस दिन लगेगी। किसी की एक एक महीने लगेगी, नहीं लगेगी, किसी की लगातार लगेगी, किसी की कट के लगेगी, किसी की कब लगेगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य की भी काफी सुरक्षा होती थी। ये जब भोजन करते थे तो उनके भोजन करने से पहले 4 लोग इनके भोजन की टेस्टिंग करते थे, और वो चारों अलग अलग होते थे। उन चारों से एक में कोई संबंध नहीं होता था। मतलब वो चारों अलग अलग 4 जगह जाता था, वो चारों लोग अलग अलग टेस्ट करते थे, और उन चारों को पता होता था कि सिर्फ मैं इस भोजन को टेस्ट कर रहा हूँ। इतनी कड़ी सुरक्षा होती थी। ये चाणक्य की नीति थी। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ लेंगे तो पूरा राजा हो जाएंगे, ऐसी राजनीति लिखी है चाणक्य ने। तो ये जब चलते थे, ये जब खाते थे तो 4 लोग इसको टेस्ट करते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका अंतिम समय आया और इनका देहांत श्रवण बेलगोला में हो गया 298 ईसा पूर्व में। उसके बाद ये जो अंतिम समय था अपना कर्नाटक में बिताए थे, श्रवण बेलगोला में ही। श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।